आप सभी को मेरा सत श्री अकाल, यानी कि सत श्री अकाल। मैं क्लास 12th अकाउंटेंसी की एक न्यू सीरीज़, एक न्यू बिगनिंग के साथ आ रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे से अच्छे नंबर आप स्कोर सकें। यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड दिस वीडियो इज़ पर्सनली डेडिकेटेड फॉर द सेशन ऑफ 2024 and 25. We are discussing some topics. देखो, आपकी 3 बुक्स हैं। अगर मैं सीधे सीधे आपको बताऊं, आपकी 3 बुक्स हैं, यानी कि 3 बुक्स का हो, 3 एडिशन का हो, वॉट एवर यू वांट टू सी। जिसमें आपका पहला एडिशन है आपका टी.एस. गरेवाल का, यू कैन सी द बुक, द फ्रंट पेज। आपका सेकंड एडिशन है आपका डबल एंट्री बुक कीपिंग, जो आपकी कंपनी के ऊपर बेस है। जो पहले वाली थी वो आपकी पार्टनरशिप पे बेस थी, यू कैन सी। एंड थर्ड बुक इज टोटली रेफर फॉर द बैलेंस शीट, यानी कि कंपनी की जब आप बनाते हैं, यानी कि जब आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे, कंपनी की बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट हुआ, आपका अकाउंटिंग रेशियो हुआ, वो आपकी थर्ड बुक डेडिकेशन। और देखो 3 से 4 मंथ लग जाते हैं पहली बुक के एडिशन को ख़त्म होने के लिए। आप मेरे यहाँ क्यों आए, क्यों आपने मेरी वीडियो को चूज़ किया? देखो उसका एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है एक्सपीरियंस। भाई देखो, मैंने भी क्लास 12th करी है और मैंने एक्सपीरियंस गेन किया। क्या एक्सपीरियंस गया है? भाई देखो, पढ़ाते सब हैं, पढ़ता सब है, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस क्वेश्चंस को लेकर, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए पूरे साल, क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। देखो, पढ़ाई तो मैं कराऊंगा, एक तरीका है पढ़ाई कराने का, एक कला है, एक स्किल है, हर एक की अलग होती है। मेरा मानना ये है कि आप मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा लेके देखिए। एक्सपीरियंस का मतलब ये क्या है कि मैंने केवल पढ़ाई का एक्सपीरियंस नहीं लिया है, मैंने ये देखा है कि क्या मॉक्स, सैम्पल पेपर्स, इन्हीं को लगाने से एक टॉपर 95 नंबर या 90 नंबर या 90 प्लस अबव करता है। मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट था और मैंने तो जहाँ तक मैंने अभी पिछले 2 साल पहले, यानी कि 22-23 में मैंने क्लास 12th करी, और वहाँ मैं एक एज एवरेज स्टूडेंट था। पर मैंने तो कोई मॉक, मैंने तो कोई सैम्पल पेपर बिना लगाए मैंने एक अच्छे मार्क्स स्कोर किए। मैंने अपनी अकाउंटेंसी में 95 मेरे नंबर थे, इतने स्कोर किए विदाउट एनी मॉक, विदाउट एनी सैम्पल पेपर का यूज़ किए, केवल और केवल किस वजह से? भाई देखो, सबसे बड़ी दिक्कत जो आज के समय में यूथ की अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट्स को लेकर आती है, वो केवल और केवल एक है, वो पेपर टाइम पे मॉक्स और सैम्पल पेपर पे बहुत ध्यान देते हैं। मॉक्स और सैम्पल पेपर पे बहुत ध्यान देते हैं, इनकी वजह से उनका जो रिजल्ट है बहुत डाउन चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। भाई कॉन्फिडेंस कम क्यों हो जाता है? क्योंकि वो लिमिटेड क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करके गए हैं, जो पेपर में आ गए, लग रहा तो आ गए, नहीं रहा तो देखो उससे फ्रस्ट्रेशन भी आती है कि लास्ट पेपर में आपको रटना पड़ना है कि आप ये क्वेश्चन भी देख लें, वो क्वेश्चन भी देख लें, इसका कोई फायदा नहीं। सबसे बड़ा जो गुरु मंत्र है अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट में, आप 4 क्वेश्चन, मेरी बात समझना बहुत प्यार से, कि आप 4 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कम कर दो, या नेगलेक्ट कर दो, लेकिन अगर आपको कोई 4 कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं पढ़ने को, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। एक ही गुरु मंत्र है कि मल्टीपल टाइम रिवाइज करना इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को। ये तो एक एवरेज स्टूडेंट कर सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है। आपको पूरे साल कोई मॉक, कोई सैम्पल पेपर, यहाँ तक कि बाकी बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप केवल और केवल मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट? खाली और खाली कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने से आपका काम होता है। लेकिन बहुत लोग कहते हैं भाई देखो, कॉन्सेप्ट तो हर कोई पढ़ रहा है, टॉपर भी पढ़ रहा है, आप भी पढ़ रहे हैं, तो आप में और उसमें क्या फ़र्क रहेगा? भाई आप कॉन्सेप्ट के साथ एक मेरा एक निचोड़ जोड़ रहे हैं, वो है प्रिकॉशन। मतलब हर क्वेश्चन एक अपनी एक नई एडजस्टमेंट के साथ, एक नए तरीके के साथ, एक नई चीज़ सिखाने के लिए क्वेश्चन बनाया जाता है। तो मैं 6 से 7 क्वेश्चन ऐसा पूरा निचोड़ लाऊंगा आपके लिए। देखो, निचोड़ तो आप भी ला सकते हैं, आप पढ़ेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, इससे टाइम होगा। तो अकाउंटेंसी बहुत टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। आपको मेरे द्वारा लिया गया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने देखा है कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से एक अच्छा स्कोर करना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए और कितनी कम मेहनत करनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है किसी की। भाई आप सपोज करें, आप स्कूल में आप हर टाइम सोचते हैं कि चलो यार ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं, खाली बैठे हैं, फ्री टाइम है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, हमें मन नहीं है नहीं करने का, हम तो डायरेक्ट पेपर में जाके करेंगे। वही चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए गट्स, कि हम तो केवल पेपर में देखेंगे कि क्या आएगा, पेपर में देखेंगे क्या आएगा, और पेपर में फोड़ेंगे भी। कैसे फोड़ेंगे? क्योंकि हमारे पास है 2 चीज़, पहला है कॉन्सेप्चुअल पावर और दूसरी है आपकी प्रिकॉशंस, या फिर आप कह सकते हैं वो 2-4 निचोड़, या फिर वो नींबू मिर्ची जो मैं आपको दूंगा आपके क्वेश्चंस में, जो बहुत काम आएगी। तो कॉन्सेप्ट प्लस प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। देखो, 3 बुक्स मैंने आपको बता दी,
तो पहली एडिशन की बुक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें भी हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड चैप्टर है गुडविल। वो उसका स्टार्ट करने का एक छोटा सा रीज़न है मेरा, कि रीज़न ये है वो चैप्टर हर एक आने वाले चैप्टर से रिलेट करता है, जबकि बेसिक फंडामेंटल टर्म्स, पार्टनरशिप फंडामेंटल जो आपका सेकंड चैप्टर है वो रिलेट नहीं करता। वो केवल केवल आपको ABCD सिखाने के लिए है कि लोन क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, पास एडजस्टमेंट क्या है, गारंटी क्या है, उन सब के बारे में आपको केवल केवल बताने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि आप वो चैप्टर पहले सीखें जो जिसका रिलेशन हर एक से। भाई अगर जब मैं आपको गुडविल पढ़ा, अब मैं आपको गुडविल सिखाता हूँ कि गुडविल एक्चुअली में है क्या और उसकी आपको नीड क्यों है। भाई इसी चैप्टर की पढ़ाने की नीड क्यों पड़ी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो गुडविल, अगर गुडविल को एक छोटे से शब्द में हम इसे लिखना चाहें, यानी कि अगर इसे हम वन वर्ड में डिफाइन करें, तो आप कभी भी डिफाइन करें तो ट्रस्ट डिफाइन करें। मेरा पढ़ाने का तरीका केवल एक सिंपल रहेगा। मैं जैसे एक डेफिनेशन लिखूँ या फिर मैं कोई 10 एग्जाम्पल दूँ बेकार है, मैं एक डेफिनेशन लिखता हूँ ऑथेंटिक, उसी डेफिनेशन में मैं वर्ड्स पकड़ूंगा और उन्हीं वर्ड्स से मैं समझा के आपको उस डेफिनेशन को याद करना सिखाऊंगा अच्छी तरीके से। एक लेमन लैंग्वेज में भी मैं एक डेफिनेशन दूंगा आपको जो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके पेपर टाइम के लिए। केवल वो ही पढ़ के आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, आप अपनी स्कूल में रेपुटेशन बना सकते हैं, वॉट एवर यू वांट टू से, है ना। आप अच्छे नंबर अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं केवल केवल। तो गुडविल का आपने एक शब्द में क्या मतलब सीखा? ट्रस्ट। और ट्रस्ट तो आपने मेरे फॉन्ट में भी देखा है। भाई अगर आप मेरे साथ विश्वास करेंगे तो आपको गुडविल के साथ। अब गुडविल को ट्रस्ट ही क्यों कहा एक शब्द में? क्यों? क्यों ट्रस्ट ही क्यों है जी? भाई ट्रस्ट का मतलब क्या है? विश्वास। अगर कोई व्यक्ति किसी पे विश्वास करता है या फिर किसी की कोई चलती है बहुत, किसी के कहने से कुछ काम हो जाते हैं, यानी कि उसका क्या पड़ रहा है? वट पड़ रहा है। अगर उसका वट पड़ रहा है, उसका ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, उसकी बातों को लोग मान रहे हैं, उसका मतलब क्या है? उसकी बहुत रेपुटेशन, और जिसकी रेपुटेशन है उसकी क्या है? आज मार्केट में गुडविल बनी हुई है। गुडविल केवल केवल उसी चीज़ से बनी हुई नहीं है, ट्रस्ट से। भाई देखो गुडविल तो मेन उसके कुछ बेनिफिट्स है, जैसे गुड नेम, आपका एक अच्छा नाम है ना। सेकेंड वन आप कह सकते हैं ब्रांड नेम, आपका कोई ब्रांड है, या जैसे मैंने आपको बताया ट्रस्ट, या फिर आप कह सकते हैं उसकी एक धाक है, उसकी एक बयान में क्या है? धाक है, रेपुटेशन। इसी का नाम है गुडविल। और इसी सब के बेनिफिट्स कौन उठाता है? जिसके पास है गुडविल। यानी कि जिस भी एंटरप्राइज, जिस भी कंपनी के पास क्या है? गुडविल है, वो इन सब के क्या उठाता है? बेनिफिट्स उठाता है, बेनिफिट्स। तो हम इसी को देखते हुए, जैसे आपने गुडविल, अब आपने क्या समझा कि गुडविल को वन वर्ड्स में डिफाइन करते हैं ट्रस्ट के साथ, और गुडविल आने से 3 फायदे मिलते हैं, गुड नेम का, ब्रांड नेम का और रेपुटेशन का। अच्छा ये क्यों किया जा रहा है? ये क्यों किया जा रहा है? कोई व्यक्ति अपनी गुडविल क्यों मेंटेन करने की कोशिश करता है? क्यों मेंटेन करने की कोशिश करता है? तो उसका तो भाई एक ही रीज़न है कि वो हायर प्रॉफिट जनरेट करना चाहता है। भाई जहाँ आपकी गुडविल मेंटेन होगी अच्छी, वहाँ आप हायर प्रॉफिट्स अर्न कर पाएंगे। ये तो दूसरी बात हुई। देखो प्रॉफिट्स तो हर कोई अर्न करता है, और भी तो कोई एक बेनिफिट होगा इसका कि गुडविल बनाने की क्या नीड पड़ी, तो हायर प्रॉफिट तो है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है वो क्या है? वो है विदाउट एफर्ट्स। भाई जिसकी गुडविल एक बार बन जाती है उसके एफर्ट्स खत्म हो जाते हैं उसे फिर अपनी किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। जिसको कंपनी में बार बार एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं उसका मतलब उसकी गुडविल मेंटेन नहीं है। लेकिन जिसे एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, जिसे प्रयास नहीं करने पड़ते काफ़ी बार, उसकी एक बार उसका नाम बन गया, शहर में, मार्केट में, कहीं भी बन गया, तो मतलब वो हायर प्रॉफिट तो जनरेट कर रहा है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। तो इसी 2-4 वर्ड्स को या 2-4 बातों को रखते हुए हम गुडविल की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं और गुडविल को समझने की कोशिश करते हैं कि गुडविल की डेफिनेशन एक्चुअल में ऑथेंटिक क्या बन सकती है इन सबको लेकर। तो मैंने आपको जैसे बताया कि गुडविल क्या है? गुडविल है बेनिफिट्स। तो गुडविल इज द बेनिफिट्स ऑफ गुड नेम मैं बताया था ना, बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं। गुडविल है तो फायदा है किसका? गुड नेम का, कॉमा ब्रांड नेम का, कॉमा रेपुटेशन, which places an enterprise as an advantage
ड्यू टू विच the enterprise is able to earn higher profits without putting any extra efforts. जैसे मुझे डेफिनेशन याद है, लर्न है, आपको भी लर्न हो सकता है। जैसे मैं सुनाऊं कि गुडविल इज द बेनिफिट्स ऑफ गुड नेम, ब्रांड नेम, रेपुटेशन विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एज एन एडवांटेज ड्यू टू विच द एंटरप्राइजेज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। बस यही डेफिनेशन आपको समझनी है, याद करनी है। यानी कि गुडविल क्या है? फायदे हैं। किस चीज़ के फायदे? मैंने आपको बताया ना कि जिसकी गुडविल है, जिसका ट्रस्ट है मार्केट में, जिसकी धाक है, तो उसको कहीं ना कुछ तो फायदे मिल रहे होंगे एक नॉर्मल पर्सन से जिसकी धाक नहीं है, जिसका कुछ नहीं है। तो गुडविल देते हैं बेनिफिट्स। किस चीज़ के बेनिफिट दे रहे हैं? गुड नेम की, ब्रांड नेम की, रेपुटेशन, है ना, जो क्या कर रही है, किसी भी एंटरप्राइजेस को एक जगह लाके खड़ी कर देती है, जिससे उसे क्या मिलते हैं? कुछ एडवांटेज, जिसकी वजह से ड्यू टू विच द एंटरप्राइज, भाई उस एंटरप्राइजेस को अल्टीमेटली क्या लाभ हो रहा है? टू अर्न हायर प्रॉफिट्स, वो अच्छा मुनाफा कमा पा रही है। और कैसे? बिना एफर्ट्स के, विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो आप ही इसी डेफिनेशन को लर्न कर सकते हैं अगर आप एक से दो बार रिवाइज करें, क्योंकि भाई देखो टीचर पूछता है डायरेक्ट ऑथेंटिक एक डेफिनेशन, तो आपके लिए बहुत बेटर डेफिनेशन है। और मुझे भी आज तक याद है डेफिनेशन, बिल्कुल बहुत इजी डेफिनेशन है, समझने में इजी है कि भाई गुडविल क्या है? बेनिफिट्स हैं गुड नेम के, ब्रांड नेम के, रेपुटेशन के, जो किसी एंटरप्राइजेस को एक जगह लाके खड़ा कर देते हैं, जिसका बहुत सारे एडवांटेज, फायदे देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से कोई भी एंटरप्राइजेस योग्य हो जाता है हायर प्रॉफिट जनरेट करने के बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए। जैसे ना बताया है, जहाँ एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, जहाँ आपको मेहनत करनी पड़ रही है दोबारा से कंपनी शुरू करने के लिए, इसका मतलब आपकी गुडविल मेंटेन नहीं है। आप कोई भी प्रोडक्ट किसी भी ब्रांडेड शॉप के पास रख दीजिए अपने, वो बिकेगा ही बिकेगा। क्यों? क्योंकि वो उन पे ट्रस्ट करते हैं, वो उन पे विश्वास करते हैं, वही है गुडविल। दिस इज द मीनिंग कह लो, डेफिनेशन कह लो, वॉट एवर यू वांट टू सी। भाई ये तो हो गई एक ऑथेंटिक लैंग्वेज, आई होप यू ऑल रोट डाउन। ये तो हो गई एक ऑथेंटिक लैंग्वेज। पर हम एक लेमन लैंग्वेज में, यानी कि लेमन मतलब सिंपल वर्ड्स, अगर हम लेमन लैंग्वेज की बात करें तो गुडविल क्या हो सकती है? भाई मैं अगर एक शॉप की बात करूँ, कोई भी शॉप ले लो आप, जो आपको बहुत पसंद हो, भाई खाने की कोई शॉप है ऐसी जो आपको बहुत पसंद है और आप उस पर रोजाना जाते हो, तो अगर हम इसे एक डेफिनेशन में और गुडविल को लिखें, एक वन लाइनिंग डेफिनेशन लिखें, तो इट इज़ नथिंग, इट इज़ नथिंग। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप लिखते चलिए, उससे एक नोट्स बनाते चलिए। जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी, तो वो डेफिनेशन आप क्या कर लीजिए? राइट लिख लीजिए एक नोट में। तो इट इज़ नथिंग बट एन अट्रैक्टिव फोर्स। क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स। It is nothing but an attractive force which brings the customer regularly to the old places of business. In English, we can say it is nothing but an attractive force which brings the customer regularly to the old places of the business. In देसी लैंग्वेज, अगर हम देसी भाषा में बात करें तो कुछ नहीं, एक ऐसी शॉप, जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मुझे एक सीताराम की बहुत अच्छी शॉप है जो बहुत अच्छी लगती है, जिसके गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं, यानी कि वो क्या है? उसने अपनी गुडविल मेंटेन कर रखी है, वो कुछ भी नहीं है,
वो केवल और केवल एक अट्रैक्टिव फोर्स बन चुकी है आज के समय में। आपको खाने गोलगप्पे तो बहुत लोग कहते हैं कि सीताराम के खाइए, यानी कि मतलब कहने का था क्या है कि वो एक अट्रैक्शन है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर्स को क्या कह रही है, रेगुलरली, विच ब्रिंग द कस्टमर रेगुलरली टू द ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। यानी कि वो दुकान कहीं भी खोल ले, किसी कोने में खोल ले, उसकी दुकान चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि उसने बनाई है गुडविल। तो अगर एक लेमन लैंग्वेज की बात करें तो गुडविल इज नथिंग या इट इज नथिंग बट एन अट्रैक्टिव फोर्स, एक अट्रैक्शन है उसका केवल और केवल। चाहे उसको उसके पे क्वालिटी ना हो, है ना, उसका कुछ भी मेंटेन ना हो, फिर भी एक अट्रैक्शन बन चुका है। चाहे उसने स्टार्टिंग में क्वालिटी दी, बाद में नहीं दी, फिर भी लोग खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन है। तो इट इज नथिंग बट एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग द कस्टमर रेगुलरली टू द ओल्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। वो उसी जगह लोग बार बार जाते हैं और खाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर विश्वास है, और विश्वास का नाम ही गुडविल है। जहाँ विश्वास वहाँ गुडविल, जहाँ गुडविल वहाँ हायर प्रॉफिट। तो एक चेन है कि ट्रस्ट है तो गुडविल है, और गुडविल है तो हायर प्रॉफिट्स है। और किसी भी एंटरप्राइजेस का मेन मोटो होता है अच्छे से अच्छा मुनाफा अर्न करके ले जाना, सीधी सी बात। तो आई होप यू ऑल क्लियर अबाउट द डेफिनेशन ऑफ गुडविल। एक ऑथेंटिक डेफिनेशन मैं आपको दे चुका हूँ गुडविल की, और एक लेमन लैंग्वेज या फिर डेफिनेशन वॉट एवर यू से दे चुका हूँ। तो अगर मैं आपको अब रिवाइज कराऊँ, एक सेकंड के लिए हम रिवाइज करेंगे उन दोनों डेफिनेशंस के लिए, कि सबसे पहले अब मैं समझाऊं कि गुडविल इज द बेनिफिट ऑफ गुड नेम, ब्रांड नेम, रेपुटेशन which places the enterprises as an advantage due to which the enterprises is able to earn higher profit without putting any extra effort. In layman language यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो it is nothing but an attractive force which bring the customer regularly to the old place of business. ये तो हो गई उसकी मीनिंग और डेफिनेशन। आई होप आप, मैं चाहूँगा कि आप मेरी तरह, जैसे मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताई, आप मेरी बातें सुन सुन के लिखें। आपको मेरी थोड़ी सी अगर राइटिंग अच्छी नहीं लग रही तो फिर भी आप लिखें, कोशिश करें। मैंने आपको 2 से 3 बार उस लैंग्वेज, उस डेफिनेशन को रिपीट किया है, जिससे आप बिल्कुल रुक रुक के भी उस डेफिनेशन को लिख सकें। यही 2 डेफिनेशन आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके दिलों में बैठ जानी चाहिए। इसी चीज़ों को आपको रिवाइज करना है। देखो, थ्योरी किस चीज़ में काम आने वाली है पेपर में? थ्योरी बहुत कम काम आती है। थ्योरी 90% देखने को भी नहीं मिलती पेपर में, पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें काम आती है पेपर में। कुछ ना कुछ चीज़ें एक पेपर में काम आती है। तो अब गुडविल की डेफिनेशन हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हमारी विशेषताएं। यानी कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें भाई, गुडविल में कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि अब जैसे आपका एक कैरेक्टर है, देखो 2 चीज़ें, या तो आप किसी को उसकी डेफिनेशन से उसे जज कर पा रहे हैं, या फिर आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता है। भाई देखो, डेफिनेशन से ही कहीं ना कहीं इवॉल्व हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। जैसे मैं आपको अगर आपको किसी का चेहरा बताना है, आपको उसका नाम नहीं पता पर आपको उसका चेहरा बताना है, तो आप क्या कहेंगे? वो नाटा है, मोटा है, पतला है, या फिर उसके हेयर स्टाइल बहुत अच्छे हैं, उसका फीचर्स बहुत अच्छे हैं, नाक पतली है, ये तो वो क्या है? वो एक तरीका है कि आप उसका नाम नहीं पता, लेकिन आप उसका एक फेस के देकर उसका कैरेक्टर बताते हुए उसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो या तो आपने डेफिनेशन कर ली तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं डेफिनेशन से ही बन, या फिर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई तो आप डेफिनेशन अच्छे से बता पाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल देखो लिमिटेड पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना। 10 डेफिनेशन पढ़ने का कोई फायदा नहीं। मैंने जो डेफिनेशन बताई, एक ऑथेंटिक, एक सिंपल वर्ड्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल में केवल और केवल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, खाली 4, और चारों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहली वाली। गुडविल सबसे पहला तो भाई यही कि इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। भाई सबसे पहला फ़ायदा तो मैंने जैसे आपको डेफिनेशन में बताया कि भाई जहाँ मुनाफा कमाने की बात आएगी वहीं तो गुडविल आएगी। तो इट हेल्प इन अर्निंग हायर प्रॉफिट, है ना। इट इज़ एन intangible assets, it is an intangible assets, not a fictitious assets. Third one, does not have an existence
एग्जिस्टेंस सेपरेट from that an enterprise. Fourth one, value of goodwill is subjective. Value of goodwill is subjective in nature. It depends on assessment of value. तो 4 करेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी गुडविल की। पहली कि वो हायर प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करती है, इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। सेकंड, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट्स नॉट अ फिक्टिशियस एसेट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है या फिक्टिशियस एसेट्स है। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है, यानी कि जिसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो फिक्टिशियस का मतलब क्या हुआ? तो अगर हम इसे इंग्लिश में बोले तो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, पर देसी लैंग्वेज या फिर हम बिल्कुल एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो इंटेंजिबल का मतलब होता है जिसे देखा नहीं जा सकता, जो एग्जिस्ट तो करता है, ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, जो एग्जिस्ट तो करता है पर दिखता नहीं। जैसे गॉड एग्जिस्ट करते हैं पर दिखते नहीं। फिक्टिशियस का मतलब क्या है? जो एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे आपने बहुत बार पिक्चर देखी हो तो वहाँ पर लिखा होता है कि इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक है, तो इसे लिख सकते हैं कि ये काल्पनिक है, यानी कि जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। भाई पिक्चर एक कैरेक्टर्स के ऊपर बनाई गई है, वो काल्पनिक है, वो फिक्टिशियस नेचर की है, काल्पनिक है, यानी कि उसका रियल में कोई भी सेंस नहीं बनता है ना। तो फिक्टिशियस का मतलब है काल्पनिक। लेकिन इंटेंजिबल कहते हैं कि जो काल्पनिक नहीं है, जो जिंदा है पर दिख नहीं रहा, वो इंटेंजिबल। जैसे ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, ये आपकी लैंग्वेज में, ये आपके चैप्टर्स में शब्द हैं, ये इंटेंजिबल एसेट्स के शब्द हैं। इंटेंजिबल में जैसे ट्रेडमार्क आ गया, पेटेंट आ गया, कॉपीराइट्स आ गए, है ना, और आपकी गुडविल आ गई। तो सेकंड क्या है? इट इज एन इंटेंजिबल, मतलब एग्जिस्ट करते हैं पर दिख नहीं रहे, इसका मतलब वो गुडविल है। जैसे आप देख सकते हैं कि आप किसी गुडविल को नहीं छू सकते पर वो एग्जिस्ट करती है, आपको महसूस कर सकते हैं। वहाँ पर जाएंगे तो आपको उसकी गुडविल दिखेगी कि हाँ जी इसकी तो बहुत भीड़ लग रही है, वो तो हाई प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, उसका तो विश्वास है कहीं ना कहीं उसकी गुडविल है। तो इंटेंजिबल एसेट्स है, आप नहीं देख सकते उसे। लेकिन फिक्टिशियस नहीं है, ये नहीं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, काल्पनिक है, झूठा है, झूठ कर रहा है वो नहीं, तो वो दिख ही नहीं रही, वो जिंदा ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती वो। तो जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती वो है फिक्टिशियस। लेकिन जो एग्जिस्ट करती है पर हम उसे सीन नहीं कर सकते, उसे हम टच नहीं कर सकते, है ना, तो वो होती है आपकी गुडविल। थर्ड, डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज, यानी कि इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। जैसे आपने पढ़ा हो अपने क्लास 11th में कि जर्नल एंट्री आप बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना करके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेम, जो बिजनेस कर रहा है और जो बिजनेसमैन है उसे आप उसके बिजनेस से अलग नहीं कर सकते। यानी कि उनकी जो एंटिटी है, यानी कि जो उनकी एग्जिस्टेंस है, डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम डेट ऑफ एन एंटरप्राइज, मतलब उसकी एंटरप्राइजेस की उसके एग्जिस्टेंस को सेपरेट नहीं किया जा सकता, समझ में? यानी कि उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। आप केवल सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। पर हम जब कह रहे हैं कि डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम डेट ऑफ एन एंटरप्राइजेस, दैट इज गुडविल, ठीक है। फोर्थ वन, वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एंड इट्स डिपेंड ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यू। इसका मतलब क्या है भाई? वैल्यू ऑफ गुडविल सब्जेक्टिव का मतलब है कि हर व्यक्ति के लिए किसी की गुडविल कुछ मायने रखती है भाई। परसेंटेज जैसे आप जैसे हम कहें कि आउट ऑफ 10 आप इसे कितने देंगे? सपोज करो कोई 4 शॉप्स हैं और आपको उनकी गुडविल लगती है कि इसकी भी गुडविल है, मैं कहूँगा कि इसकी 50% गुडविल है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन व्यू, उसका जजमेंट पावर अलग अलग होता है। तो गुडविल की वैल्यू सब्जेक्टिव है नेचर में और वो डिपेंड कर रही है उस वैल्यूअर के असेसमेंट पे कि जो वैल्यूअर है वो उसकी क्या लगा रहा है, उसकी क्या वैल्यू लगा रहा है।
हो सकता है कि किसी शॉप की वैल्यू 40% हो, तो वहीं पर हो सकता है कि किसी शॉप की वैल्यू 60% हो। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, गुडविल मेंटेन करते हैं। तो गुडविल की मैंने बताया कि देखो आप किसी के चेहरों को देखकर, जैसे बताया ना कि किसी का नाम नहीं पता लेकिन उसकी हम फेस को, उसके फीचर्स को उन्हें बता कर उसका नाम पता कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लें तो आपको डेफिनेशन अच्छी हो जाएगी, आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लें तो आपकी डेफिनेशन अच्छी हो जाएगी, और अगर आप डेफिनेशन पढ़ लें तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से डेफिनेशन, दोनों से ही आपका काम हो जाएगा। अब ये तो हो गई थोड़ी थ्योरेटिकल बात, मीनिंग की बात हो गई, डेफिनेशंस की बात हो गई, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो गई। क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट क्या करता है ना, थ्योरी आपका बेस अच्छा करती है। आप प्रैक्टिकल में जब भी अच्छा पढ़ पाएंगे, यानी कि क्वेश्चंस में जब भी आप अपना माहिर बन पाएंगे, जब आपको थोड़ा सा थ्योरी नॉलेज होगी, समझ में आ गया। तो अब हम पढ़ेंगे गुडविल कितने प्रकार की होती है। यानी कि अगर हम गुडविल के टाइप्स पढ़ें तो 2 टाइप की गुडविल होती है जनरली। गुडविल कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप्स की होती है। तो अगर हम गुडविल की बात करें कि गुडविल कितने प्रकार की होती है, गुडविल कितने प्रकार की होती है? 2 टाइप की गुडविल होती है। पहली गुडविल का नाम है परचेज गुडविल, परचेज गुडविल। दूसरी है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब ये याद कैसे होंगी भाई, परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड। देखो सेल्फ जनरेटेड गुडविल में मेरा एक कोड है, मेहनत की कमाई, मेहनत की कमाई, या फिर आप कह सकते हैं मेहनत का कोई मोल नहीं। सीधी सी बात, अगर हम सीधी बात बोलें, या आप ये लिख सकते हैं कि मेहनत का कोई मोल नहीं। अब मैं लिख रहा हूं कोई मोल नहीं, इसका मतलब सीधे से आप समझ पा रहे होंगे कि ये वो गुडविल है जो सेल्फ जनरेट की गई है। कैसी गुडविल है ये वो गुडविल है जो आपकी सेल्फ जनरेट करी गई है। ये आपकी वो गुडविल है जो सेल्फ जनरेट की गई है। सेल्फ जनरेटेड का मतलब क्या है कि मेहनत का मोल नहीं है। इसका मतलब वो गुडविल जो मेहनत से कमाई गई, जो मैनेजमेंट ने एफर्ट्स किए और उससे आपने गुडविल को क्या किया, जनरेट किया। तो आपने गुडविल कैसे जनरेट की? जब आपने मेहनत करी। मेहनत का कोई मोल नहीं, ठीक है। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो गई। एक गुडविल क्या है हमारी, परचेज गुडविल, जिसे हम क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल का मतलब क्या है, जिसके लिए आपने कंसिडरेशन पे किया है, कंसिडरेशन पेड इन कैश और काइंड, जिसके लिए आपने कंसिडरेशन पे किया है इन कैश और काइंड, ठीक है। तो आपकी एक गुडविल तो हो गई परचेज गुडविल, एक गुडविल हो गई सेल्फ जनरेटेड गुडविल, है ना। तो गुडविल 2 तरीके की है, ठीक है। एक वो जो आपने अपनी मेहनत से कमाई है, और एक वो जो आपने जिसके लिए पैसे, कैश या काइंड पे किया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गुडविल 2 तरीके की है। भाई देखो परचेज गुडविल को पहचानने का तरीका भी है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को पहचानने का भी तरीका है। यानी कि परचेज गुडविल कहो, है ना, एग्जिस्टिंग गुडविल कहो, जो आपकी बुक्स में शो हो रही है, एग्जिस्टिंग गुडविल जो आपकी क्या होगी, बुक में शोन हो रही है, ठीक है। एक होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, है ना। तो आपका जैसे इसमें मैंने लिखा है कि मेहनत का कोई मोल नहीं, या फिर आप कह सकते हैं मेहनत का कोई मोल है। कहने का मतलब क्या है कि वो गुडविल जो आपने अपनी मेहनत से कमाई है, सेल्फ जनरेट की गई, ठीक है। और एक वो गुडविल जो आपने परचेज की है। भाई परचेज करने का मतलब क्या है कि किसी की बनी बनाई सत्ता को या किसी की बनी बनाई गद्दी को आप खरीद रहे हैं कुछ वैल्यू देकर, है ना। कुछ आपने उसको वैल्यू दी और उसके बदले में आपने उसकी वो गुडविल खरीदी जो उसने इतने सालों तक बनाई, वो आपकी परचेज गुडविल हुई। पर वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब इट इज दैट गुडविल व्हिच इज अर्न्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट। उस मैनेजमेंट के एफर्ट्स के द्वारा जो जनरेट की गई है वो सेल्फ जनरेटेड, इसलिए तो लगा कि मेहनत का कोई मोल नहीं, वो मेहनत के द्वारा जनरेट की गई है। पर वो गुडविल जिसके लिए आपने कुछ भी कंसिडरेशन पे, एक कंसिडरेशन दे दिया, कुछ पैसे दे दिए और आपने उसकी मेहनत भर की कमाई चंद रुपयों में खरीद ली, वो आपकी परचेज गुडविल है। भाई देखो बुक्स में परचेज गुडविल हो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो, है ना। कौन सी गुडविल है जो बुक्स में दिखती है, तो इट इज शोन इन बुक्स, इट इज शोन इन बुक्स। बुक्स मतलब बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में 2 साइड होती हैं, एक कर्जदार वाली लायबिलिटी, एक आपके असेट्स वाली, है ना। तो भाई गुडविल है, सीधी सी बात है, ये आपका हमेशा असेट साइड शोन होगा, और यही इसका एक इंडिकेशन भी है कि जो गुडविल आपकी असेट साइड शोन होती है, असेट साइड दिख रही है ना, तो वो गुडविल जो आपकी असेट साइड दिख रही है वो आपकी कैसी गुडविल है, परचेज गुडविल है,
ठीक है, जिसके लिए आपने कंसिडरेशन पे किया है, तो वो हमेशा परचेज गुडविल जो होती है वो आपकी बैलेंस शीट के अंदर, ये आपकी बैलेंस शीट है, ये आपकी बैलेंस शीट है, और जहाँ पे एक लाइबिलिटीज अमाउंट असेट्स अमाउंट, तो जो गुडविल आपकी यहाँ पर दिख रही होगी असेट साइड, वो आपकी कैसी गुडविल होगी, एग्जिस्टिंग गुडविल, परचेज गुडविल, है ना। यानी कि इसे एक तरीके से जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसे हम एक तरीके से, मैंने एक कोड बनाया था कि कचरा आइटम, क्या पढ़ेंगे आप इसे, कचरा आइटम, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, कचरा आइटम हो जाएगा, कचरा आइटम हो जाएगा ये आपके लिए, ठीक है। तो ये आपका कचरा आइटम हो गया, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है, जिसका कोई मेहनत का मोल नहीं, इसके लिए क्या है, यानी कि ये वो गुडविल है जो आपके असेट साइड बैलेंस शीट में शो नहीं हो रही है, ठीक है। यानी कि कहाँ शो होगी, ये कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में शो होगी, हमेशा याद रखना कि ये एक ऐसी गुडविल है जो आपके एडजस्टमेंट में जाके शो होगी, ये आपकी वो गुडविल है जो आपके एडजस्टमेंट में शो होगी, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि दो तरह की गुडविल होती है, एक होती है आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल, परचेज गुडविल, है ना, और एक होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो आपको समझ में आएगा कि जिस गुडविल के लिए हम पैसे दे रहे हैं, कुछ चंद रुपए में उसे खरीद रहे हैं, और जो बैलेंस शीट में दिख रही है एज एन असेट साइड, वो आपकी कौन सी है, परचेज गुडविल। और वो गुडविल जिसके लिए आप कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं कर रहे, पर वो आपकी मेहनत की कमाई है ना, वो आपकी कौन सी है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो आपकी एडजस्टमेंट के साइड दिख रही है। तो आपने समझा कि गुडविल दो तरीके की होती है, एक परचेज गुडविल, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब इसमें हम एक चीज और बता दें आपको कि गुडविल में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर इस चीज को मेंशन किया गया है। तो गुडविल के दो टाइप, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल, उन दो के बारे में हम कर चुके थे। अब हमें क्या एक आध चीज और देखो, अब मैं बताता हूँ कि गुडविल चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मैंने स्टार्टिंग में इसी चैप्टर को बेस बनाया। बेटा इसका रीजन है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यानी कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको गुडविल की नीड पड़ेगी, यानी कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिसमें हमें गुडविल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पहला तो ये भाई यही चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 3। उसके बाद जैसे मैंने चैप्टर नंबर 4 बोला सीरीज में चेंज इन पीएसआर, वो भी उसमें भी। चैप्टर नंबर 5 बोला एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसमें भी। चैप्टर नंबर 6 बोला रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसमें भी। चैप्टर नंबर 7 डेथ ऑफ अ पार्टनर, एंड चैप्टर नंबर 8 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इन सब में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की नीड है। यानी कि आप पॉइंट नंबर 1 डालेंगे, सबसे पहले तो चेंज इन कोएफिशिएंट रेशियो अमंग एक्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वो तो अच्छी बात है भाई, इस सब का तो हमें मालूम पड़ गया कि गुडविल की वैल्यूएशन की, गुडविल को पढ़ने की इतनी जरूरत क्यों है, क्योंकि इसी को बेस कहते हैं, क्योंकि ये एक इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है और अदर चैप्टर के साथ। गुडविल